तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से उन्हें बनाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अब और विलंब किया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे हस्तांतरित कराने में, तो हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला, कोई दूसरा फैसला ले लें, जिससे कि 20 साल से इंतजार में खड़ी भारतीय जनता ने प्रवेश नहीं कराया, तो फिर अब क्यों कराएंगे? इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अभी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवे तो हम स्वागत करते हैं। भीतर भीतर बहुत तैयारियां चल रही हैं। फिर से कई नाम सामने आ गए हैं। जदयू के लोग लगातार इस बात को लेकर के अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हो जाएगा। यही कारण है कि आपको बता दें कि संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री, चूँकि आपको पता है कि अमित शाह के आने का कार्यक्रम हैं, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड वाला मामला देखा आपने कि किस तरह से हंगामा हुआ, और इस हंगामे के बाद भी जिस तरह से आपने देखा कि यूसीसी लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया तो हो गई है उत्तराखंड में, अब लागू भी हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को पास कराने के लिए इस बिल को 24 फरवरी से को जो नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके पहले 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है। आप समझिएगा, इस टाइमिंग को नोट कीजिएगा। जो तैयारी लगातार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो करेंगे। नीतीश कुमार यहाँ से पूरी तरह से फुक्काट्टा हो जाएंगे। यही हाल चिराग पासवान का भी होगा, और दोनों के वोट बैंक में मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए एक बड़ा कठिन समय है परीक्षा का। नीतीश कुमार से 24 तारीख को मिलने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि अब चर्चा इस बात को लेकर के, सारी चर्चाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक ही चर्चा सब जगह चल रही है, और वो चर्चा है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में एंट्री होगी। कोई ये कह रहा है कि क्यों होगी, कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं, आज तक उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में प्रवेश नहीं कराया, तो फिर अब क्यों कराएंगे? इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अभी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवे तो हम स्वागत करते हैं। भीतर भीतर बहुत तैयारियां चल रही हैं। फिर से कई नाम सामने आ गए हैं। जदयू के लोग लगातार इस बात को लेकर के अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन खलबली बिहार की राजनीति में मची हुई है। इस खलबली का कारण क्या है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को यह समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं, और उनका कोई उत्तराधिकारी उनके परिवार से जदयू का कमान नहीं संभालेगा, और ऐसी स्थिति में जदयू का कोई नया नेता होगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पाले में जा सकती है। लेकिन अब यहाँ स्थितियाँ बहुत बिल्कुल बदल गई हैं। जैसे चर्चा शुरू हुई नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की, उसके बाद से कई राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि अभी एंट्री की सिर्फ चर्चा चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बेचैनी का बढ़ना, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह से अब नीतीश कुमार की, और कहा जाए तो भीतर भीतर जनता दल यूनाइटेड की घेराबंदी शुरू कर दी है। लालू प्रसाद का पूरा खेमा, जो नीतीश कुमार को डायरेक्ट हमला नहीं करता था, वो भी हमला करने लगा है। तेजस्वी यादव को ऐसा लगने लगा है कि निशांत की एंट्री के बाद एक बार फिर से उनका सपना चकनाचूर हो सकता है। तो वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे कई नेताओं का भी लगभग यही हाल है। चिराग पासवान, जो कि पूरी तैयारी कर चुके थे कि उन्हें 2030 में, उन्होंने कहा भी था कि वो बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं, और 2030 में वो फाइनली बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। खैर, इन सब बातों में तो अभी देर है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में 2025 के चुनाव से पहले कई तरह के आंकड़े आपके सामने होंगे। वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा 19-20 होने लगी थी, थोड़ा सा नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने लगा था, तो उन्होंने जो फैसला लिया था सबको पता है, वो महागठबंधन की तरफ चले गए थे, और वहाँ भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। अब 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर डिबेट ज़बरदस्त चल रहा है। डिबेट का दो ही कारण है, एक नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और दूसरा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे
तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से उन्हें बनाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अब और विलंब किया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे हस्तांतरित कराने में, तो हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला, कोई दूसरा फैसला ले लें, जिससे कि 20 साल से इंतजार में खड़ी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में तो चले जाते, लेकिन वहाँ भी समस्या मुख्यमंत्री की कुर्सी की ही है। बात यही नहीं है, इसके अलावा भी कई बातें अब चल रही हैं। 2025 के चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां बन रही हैं सीट शेयरिंग के समझौते के साथ। किसको क्या मिलेगा इसका भी फैसला सीट शेयरिंग के समझौता के समय ही कर देना होगा। सीट शेयरिंग के समझौता में अगर एक भी सीट डिमांड से कम रहा, 19-20 हुआ या समझौते के तहत सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो उसके बदले में कंपनसेट कहां किया जाएगा, इस बात की भी चर्चा जब सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में होगा तभी हो जाएगा। यही कारण है कि आपको बता दें कि संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री, चूँकि आपको पता है कि अमित शाह के आने का कार्यक्रम था इसी महीने, लेकिन वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ है अब इसमें विशेष बोलने और समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आपको पता है कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से चल रही थी। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा, जो हम फार्मूला आपको बता भी चुके हैं, कई बार हमने इस फार्मूले को बताया है, लेकिन उस फार्मूले के बाद अब जो कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए और देश के अलग अलग राज्यों में भी जो गैर भाजपाई सरकार हैं, भले ही एनडीए के घटक दलों की सरकार हैं, लेकिन उन्हें भी परेशानी होने वाली है। परेशानी इस बात को लेकर के होने वाली है, कुछ ऐसे फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और अगर उस फैसले पर ये सहयोगी दल समर्थन नहीं करते हैं, जैसे आपको पता है कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन चाहिए अपने बाकी के घटक दलों के। 293 का आंकड़ा अभी है जो एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन मुख्य जो 3 दल हैं, या इनफैक्ट कहा जाए कि 4 दल हैं, उनके पास अच्छी खासी संख्या है। उनके बदौलत 240 की संख्या पर इस बार टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है, और इस मौके में 4 कंधे पर वो सवार है। पहला चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सांसद हैं, दूसरा नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, और तीसरा एकनाथ शिंदे जिनके 7 हैं। तो वहीं आपको ये भी पता है कि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, और ये चारों के चारों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंडा हैं, जिन एजेंडों को लेकर के काफ़ी परेशान भी हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा एजेंडा है, और दूसरी तरफ अभी आपने देखा होगा कि यूसीसी लागू करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया 26 जनवरी को, और उसके बाद से पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है। कल ही हमने इस पर चर्चा भी किया था, भले ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस विषय को नहीं गंभीरता से लिया हो, लेकिन विषय तो बहुत गंभीर है, क्योंकि बिहार में अगर यूसीसी लागू करने का दबाव बढ़ रहा है नीतीश कुमार पर, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड वाला मामला देखा आपने कि किस तरह से हंगामा हुआ, और इस हंगामे के बाद भी जिस तरह से आपने देखा कि यूसीसी लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया तो हो गई है उत्तराखंड में, अब लागू भी हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को पास कराने के लिए इस बिल को 24 फरवरी से को जो नीतीश कुमार माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके पहले 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है। आप समझिएगा, इस टाइमिंग को नोट कीजिएगा। 31 तारीख से 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, और इसी बजट सत्र में ये जो वक्फ बोर्ड वाला बिल है इसको भी शामिल किया जाएगा। और इसके बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार दो तरफा फंस गए हैं, साफ छुछुंदर वाली हाल हो गई है इनकी, और वही हाल चिराग पासवान का भी है, एकनाथ शिंदे का भी है, और खास करके चंद्रबाबू नायडू का भी है। यहाँ आकर के ये चारों के चारों फंस गए हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, और मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर के पूरी तरह से नेगेटिव है, और इस बिल को किसी भी हाल में अगर पास कराने में जिनकी सहभागिता होगी उनका तो आप समझ लीजिए कि वोट बैंक खत्म। नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे, ये बात भी
बड़ा चिंताजनक है। और दूसरी तरफ हम आपको एक बात बहुत लंबे समय से बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद को बचाने के साथ साथ ये नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल भी समाप्त हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को भी जीवित रखने के लिए उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वहीं प्रशांत किशोर वाले एंगल को अगर देखते हैं बिहार में आप, तो इस चुनावी वर्ष में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जिस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर के एग्रेसिव हैं और इसका दुष्प्रचार में यह कहा जाए कि उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। चाहे वो यूसीसी की बात हो, अचानक से उन्होंने यूसीसी पर चर्चा भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा भी, अभी हाल फिलहाल में मैं उनका एक साक्षात्कार देख रहा था, उस साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने नीतीश कुमार को मना किया था यूसीसी पर समर्थन करने के लिए और इसी मुद्दे पर मैं अलग भी हुआ। तो एक पॉइंट तो उनका ये बन जाता है, नागरिक संहिता को लेकर के एक बात तो उनका निश्चित रूप से बन जाता है मौका। दूसरा, अगर वक्फ बोर्ड बिल पर ये समर्थन कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा वोट या तो तेजस्वी यादव को जाएगा या फिर इस बोर्ड के मालिक जो तैयारी लगातार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो करेंगे। नीतीश कुमार यहाँ से पूरी तरह से फुक्कट्टा हो जाएंगे। यही हाल चिराग पासवान का भी होगा और दोनों के वोट बैंक में मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए एक बड़ा कठिन समय है परीक्षा का। नीतीश कुमार से 24 तारीख को मिलने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ साथ एक बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई हो, नीतीश कुमार बीच में नहीं हो, ये बात राष्ट्रीय जनता दल भी चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये प्रयास रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीधी लड़ाई लड़े, जिसमें नीतीश कुमार उस खेमे में नहीं हो, यानी नीतीश कुमार दोनों में से किसी खेमे में नहीं हो, अलग से हो, तो ये चुनाव सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने की संभावना बढ़ती जा रही है। और इस बात को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भाजपा भी खुश रहेगी और राष्ट्रीय जनता दल भी काफ़ी इसमें खुश नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं उसकी लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लड़ाई सीधे तौर पे हो जाएगी MOI बनाम अदर्स। अब अदर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी अलग समाज के लोग हैं, जैसे कुशवाहा समाज को अपने तरफ करने, कुशवाहा लौकुश समाज के एक बड़े धड़े को अपनी तरफ धानुक समाज को करने के लिए पूरा तैयारी कर लिया गया है। इन सभी बातों को लेकर के इसके बाद आपने देखा होगा वैश्य समाज की बात कर लें, दलित समाज की बात कर लें, तो सब में से थोड़ा थोड़ा करके अपने हिस्से में लेने की बात वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ बढ़ सकता है और यही कारण है कि अभी भी तेजस्वी यादव और उनकी टीम जो रिसर्च कर रही है उसके आधार पर ये इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। अब इन सारे फैसलों में कुछ आंकड़े हमारे पास जो हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से यदि हम बताएं आपको, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो आंकड़ा रहा है, जो ग्राफ रहा है, वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर 2000 की बात करें तो 2000 में 293 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 124 जीत करके आई थी। तब 300 से ज़्यादा बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से थे। 2000 में ही झारखंड अलग हुआ था, ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता है। और केंद्र में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी। 2000 में जब 293 सीटों पर लड़ करके 124 आए, यानी कि बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए थे, जिसको लेकर के आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ था। सरकार बनते बनते रह गई थी, नीतीश कुमार सामने आए थे, कोशिश किया गया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नहीं संभव हो सका था। लास्ट में फिर राबड़ी देवी सरकार बनी थी, ये भी आपने देखा था। 2005 फरवरी में 215 पर लड़ करके 75 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन यहाँ भी सरकार नहीं बनी थी। किसी भी गठबंधन को, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और यहाँ 243 सीटों का खेल शुरू हो चुका था। 122 का आंकड़ा था जो पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद अक्टूबर में जो चुनाव हुए उसमें 175 सीटों पे लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ 54 सीटें उसे प्राप्त हुई थी। यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल सरकार से बाहर हो गई थी और यहाँ नीतीश कुमार की सत्ता स्थापित हुई, जो आज तक कायम है। इस बीच में 2010 का चुनाव आया, यहाँ भी 168 सीटों पर लड़ करके मात्र 22 लेकर के आई थी। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल समाप्त होने की कगार पर थी। 2013 में नीतीश कुमार को ये समझ में आया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो रही है, उसको थोड़ा सा रोकना जरूरी है, और यही कारण था कि उन्होंने सारी बातों को भुला करके लालू प्रसाद से दोस्ती की और 2015 में साथ में चुनाव लड़े। 101 का आंकड़ा तय हुआ और चुनाव लड़े। इसके बाद से 2015 की बात करें तो 101 सीटों पे चुनाव लड़ करके 80 सीटें लेकर के आई थी राष्ट्रीय जनता दल। तो वहीं
20 की बात करें तो यहाँ भी 144 सीटों पर लड़ करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके 75 सीटों पर आई थी। अब मामला 2025 की है और 2025 में एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन में सीटों की मारामारी है, वहीं इंडिया गठबंधन में जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, उस गठबंधन में बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, बहुत सारी सीटें खाली हैं। 243 सीटों में से जिसको जितना बांटना है वो बांटने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। क्योंकि आपने देखा लोकसभा में 40 सीटों के डिवीज़न में जहां थोड़ा सा इधर उधर कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को साफ छोड़ दिए, ठीक है तुमको जो करना है करो, हम चुनाव लड़ते हैं, और अपना चारों उम्मीदवार पहले राउंड में घोषित करके चुनाव लड़ा दिए। तब ये समझ में आया, और आपको याद भी होगा कि 2000 से पहले जब कांग्रेस एक बार राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवार हुई तो बैताल की तरह अब वहाँ से उतरना ही नहीं चाहती है, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो जाए। उसको भी पता है कि यदि बीच में कभी कभी अगर उतरने का कोशिश भी किया तो हश्र क्या हुआ आपको अच्छी तरह से पता है। तो कांग्रेस की मजबूरी है कि जितनी भी सीटें मिलेंगी, पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 19 जीत करके आई थी, ये भी एक बड़ा उदाहरण है जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल उनकी सीटें कम कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आई है वो है वीआईपी का मजबूत होना। काफ़ी मजबूत हुए हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी जिस तरीके से आप देखे होंगे कि राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाने और उसको साध करके एकजुट करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कारगर है और ऐसी स्थिति में एक बड़ा एसेट साबित होते जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार बीच में नहीं रहते हैं और नीतीश के बिना यदि भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है तो राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। हम वोटों के आधार पर कह रहे हैं, सवर्णों का वोट भी अच्छा खासा वीआईपी के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। बात करें मिथिलांचल और सीमांचल की, कोसी की, तो वहाँ आप देखे होंगे कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें आपने देखा कि खुद गृह मंत्री अमित शाह उस क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण किए। शुरुआती दौरा उनका उधर ही होता था, लेकिन अब तो उनकी बिहार में एंट्री ही नीतीश कुमार ने बैन कर दी है। उसके बाद गिरिराज सिंह का भी आपने देखा कि इन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने हिंदुत्व का अलख जगाया। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो लोग सेकुलर मिजाज के हैं, वैसे लोग, और ख़ास करके सवर्ण समाज के जो शांति चाहते हैं, इस तरह का झमेला नहीं चाहते हैं, वो लोग भी मुकेश सहनी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और उनको जोड़ने में एक बड़ी भूमिका जो है वो संजीव मिश्रा निभा रहे हैं। संजीव मिश्रा ने पूरा कमान मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी का अपने हाथ में ले लिया है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। मुकेश सहनी के बाद सेकंड नंबर के वो लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ भी देख रहे होंगे, ये सभी परिस्थितियाँ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा, इनकी सेटिंग गेटिंग क्या होगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जैसा आपको याद भी होगा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि दो लोगों को एक एक सीटें ही मिलेंगी, जिसमें माफ़ कीजिएगा मुकेश सहनी, माफ़ कीजिए जीतन राम मांझी, चूँकि मुकेश सहनी की मैं चर्चा कर रहा था इसलिए बार बार मुकेश सहनी का नाम आ जा रहा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों को एक एक सीटें मिलेंगी और जीतने के बाद इन्हें मंत्रिमंडल भी मिलेगा। आपने देखा कि नहीं जीते उसके बाद भी राज्यसभा भेज करके उनको सदन में रखा गया उपेंद्र कुशवाहा को। और जीतन राम मांझी एक सीट लड़े, एक ही सीट था उनके पास, एक जीते और मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं। ऐसी ही स्थिति चिराग पासवान की भी है, 5 सीटें उन्हें मिली। अब आगे जो 2025 का चुनाव है, जिसमें बहुत सारे लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, इसमें सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं नीतीश कुमार के रहते हुए। और नीतीश कुमार यदि 122 के एजेंडे पर से टस से मस नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये समझौता टूट भी सकता है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उससे पहले आपको पता है कि बजट सत्र चलेगा, और इस बजट सत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बीच का जो कड़ी होगा, ये परीक्षा की घड़ी होगी एनडीए गठबंधन के लिए। नीतीश कुमार 24 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस बात को इशारा करेगा कि नीतीश कुमार आगे एनडीए के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए ध्यान में भीतर की बात हम आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में अब तक जो नज़र आया है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जो तराजू है, पलड़ा है, वो बराबर बराबर चल रहा है। नीतीश कुमार
जिधर भी पसंगा की तरफ बैठ जाएंगे, भार उधर बढ़ जाएगा और सरकार उधर ही बनेगी। यानी कि अभी भी नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं। नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। और रहा सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो वो तो नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर पुत्र की एंट्री होती भी है तो कुछ दिनों तक नीतीश कुमार उनका कोचिंग देते रहेंगे, किस तरह से वो चला रहे हैं ये भी देखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो अपने 15% वोटों का और उसके आधार पर जो पिछले 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, सत्ता के शीर्ष पर हैं, आगे अपने पुत्र को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।